हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिवम और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना सिविक्स का चैप्टर 4 पॉलिटिकल पार्टीज। तो हमने इससे पहले पढ़ लिया था हमारा चैप्टर 3 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। अब इसके बाद हम ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और ये वाला चैप्टर जो पिछला चैप्टर हमने पढ़ा जेंडर रिलीजन एंड कास्ट उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप उस चैप्टर को करो ना करो पर इस चैप्टर को ज़रूर करो क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चलो लेट्स बिगिन। सबसे पहला हमारा टॉपिक आ जाता है पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है पॉलिटिकल पार्टी? हम इतने टाइम से सुनते आ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन जीतती हैं, हमारी गवर्नमेंट चलाती हैं। क्या होती है पॉलिटिकल पार्टी? इसकी एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। अब देखो, एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये ग्रुप है कुछ लोगों का। कुछ लोग हैं वो एक साथ मिलकर ग्रुप बनाते हैं और वो कंटेस्ट करते हैं इलेक्शंस में, मतलब वो भाग लेते हैं इलेक्शंस में। और उसके बाद अगर वो जीत जाएंगे तो वो होल्ड करेंगे पावर गवर्नमेंट में, मतलब वो गवर्नमेंट को चलाएंगे, उनके पास पावर होगी गवर्नमेंट में चेंजेस करने की। अब इसके बाद है पॉलिटिकल पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स इन अ सोसाइटी। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या रिफ्लेक्ट करती हैं? वो रिफ्लेक्ट करती है फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स सोसाइटी में। ऑल द पार्टीज फेवर सर्टेन पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड दस दे इन्वॉल्व पार्टीजनशिप, है ना। अब जो सारी पार्टीज हैं वो किसी ना किसी इंडिजिनियस ग्रुप को फेवर करती हैं जहां से वो आती है। अ पॉलिटिकल पार्टी हैज 3 कंपोनेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पॉलिटिकल पार्टीज के कितने कंपोनेंट्स हैं? 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला कंपोनेंट्स क्या है? द लीडर्स, जो सबसे टॉप के होते हैं। उसके नीचे क्या आते हैं? द एक्टिव मेंबर्स, जो पॉलिटिकल पार्टी में काम करते हैं। उसके बाद आते हैं द फॉलोअर्स, कि कौन उस पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करता है। उसके बाद है फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस बाय पुटिंग अप कैंडिडेट्स। सिंपल सी बात है, पार्टीज से करती है, कंटेस्ट करती है इलेक्शंस। कैसे? अपनी पार्टी में से किसी एक बंदे को, किसी एक कैंडिडेट को इलेक्शंस में उतारते हैं वो। इन सम कंट्रीज कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड बाय मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ पार्टी, एग्जांपल यूएसए। अब हर कंट्री में ना उन कैंडिडेट्स को जो इलेक्शंस लड़ते हैं उनको चूज करने के अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। यहाँ पे क्या करते हैं कि जो कैंडिडेट है ना उसको मेंबर्स ऑफ पार्टी और जो सपोर्टर्स होते हैं, जो हमने फॉलोअर्स वाला पार्ट पढ़ा था, वो लोग सिलेक्ट करते हैं कि कौन कंटेस्ट करेगा। इन अदर कंट्रीज कैंडिडेट्स आर चोजन बाय टॉप पार्टी लीडर्स। अब इंडिया की एग्जांपल आ गई कि हमारी कंट्री में क्या होता है, जो कैंडिडेट्स हैं उनको जो टॉप के पार्टी लीडर्स होते हैं, जो हमारे लीडर्स होते हैं, जो हमने फर्स्ट कंपोनेंट पढ़ा पॉलिटिकल पार्टी का, वो चूज करते हैं। इसके बाद है पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर वोटर्स टू चूज फ्रॉम देम। अब जो पार्टीज है वो क्या करती हैं? वो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज लेके आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स प्रपोज करती हैं, है ना, वोटर्स के सामने कि अगर हम पावर में आ गए तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसे ऐसे दावे करते हैं वो कि वोटर्स को समझ आए कि पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है और वो उस हिसाब से वोट कर सकें। पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। वही है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक मेजर रोल प्ले करती हैं कंट्रीज में लॉ बनने का। नो लॉ कैन बिकम अ बिल अनलेस मेजोरिटी पार्टी सपोर्ट इट। जैसे कि अगर मान लो एक पॉलिटिकल पार्टी है भी, है ना, मतलब उनका पीएम बना हुआ है, पर वो लेजिस्लेटिव असेंबली वगैरह में मेजोरिटी में नहीं है, बाकी सारी पार्टीज भी हैं। तो कोई भी लॉ अगर बनना होगा उसको लेजिस्लेटिव असेंबली में मेजोरिटी चाहिए। तो इसीलिए हर पॉलिटिकल पार्टी इफेक्ट करती है। ये नहीं होता कि जो पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है कंट्री में वही लॉ बनाई जा रही है और किसी पार्टी का से ही नहीं है। नहीं, पार्टी का से है, हर पार्टी का से है। कोई भी ओपोजिशन पार्टी हो वो हेल्प करती है किसी लॉ को बनाने में। पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। वही है कि जो पार्टी जीतेगी वो फॉर्म करेगी गवर्नमेंट को और उसी को चलाएगी। द गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसीज ऑन द प्रोमिसेस मेड बाय द रूलिंग पार्टी। अब जो गवर्नमेंट है, अब जो उसमें जो गवर्नमेंट जिस पार्टी ने बनाई है, अब जो उसने प्रोमिसेस किए थे, है ना, तो वो उसकी तरफ काम करना टूवर्ड्स कर देंगे, है ना, शुरू। The big policy decisions are taken by the political executives which belongs from a political party। और जो बड़े बड़े पॉलिसी डिसीजंस होते हैं जिनके लिए उन्होंने प्रॉमिस किया होता है वोटर्स को, वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं जो उस पॉलिटिकल पार्टी में, उनको वो हैंडल करते हैं। दोज पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शंस प्ले द रोल ऑफ ओपोजिशन टू द पार्टीज इन पावर। अब देखो, जो पार्टीज हार भी जाती है ना इलेक्शंस में, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। अब देखते हैं कैसे। बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर और रॉन्ग पॉलिसीज। अब देखो ये अपोजिंग पार्टीज का क्या रोल है, इसके ऊपर से अलग से क्वेश्चन आता है कि अपोजिंग पार्टीज का क्या रोल है। सबसे पहला रोल है कि ये हर मूव क्रिटिसाइज करेंगी जो रूलिंग पार्टी का है,
है ना, और इनकी पॉलिसीज़ पे क्वेश्चंस उठाएंगी, तो इसके ये मतलब अकाउंटेबल हेल्ड करती हैं जो हमारी रूलिंग गवर्नमेंट होती है। पॉलिटिकल पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो पब्लिक ओपिनियन शेप करती हैं। दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज, कि वही वो इश्यूज जो होते हैं हमारी सोसाइटी में उनको वो रेज करते हैं, उठाते हैं, कि उनके बारे में बात करते हैं, है ना, और उनको हाईलाइट भी करते हैं कि ये बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। पार्टीज हैव लैक्स ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिविस्ट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, और हर एक पार्टी के पास लैक्स ऑफ मेंबर्स होते हैं और वो एक्टिविस्ट्स भी होते हैं और वो पूरी कंट्री में फैले हुए होते हैं। पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। अब जो पार्टीज हैं वो प्रोवाइड करती हैं पीपल को एक्सेस गवर्नमेंट मशीनरी की, है ना, और जो वेलफेयर स्कीम्स निकलती हैं, जैसे वेलफेयर स्कीम्स की मैं आपको एग्जांपल दूं, मनरेगा, है ना, मनरेगा आपने सुना होगा, 10th में पढ़ा होगा कि वो रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट के लिए बना था, वो एक वेलफेयर स्कीम है। पार्टीज हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टू द डिमांड्स एंड नीड ऑफ द पीपल। अब पार्टीज को ना रिस्पॉन्सिव होना पड़ता है और उनको लोगों की डिमांड पे एक्ट अप करना पड़ता है। अदरवाइज दे मे बी रिजेक्टेड इन द नेक्स्ट इलेक्शन, अगर वो नहीं करेंगे ऐसा तो अगले इलेक्शंस में आके उनको वोटें ही नहीं मिलेंगी, तो वो जीत ही नहीं सकते। वट विल हैपन इफ देयर आर नो पॉलिटिकल पार्टीज, और इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या होगा भाई अगर इन पॉलिटिकल पार्टीज होंगी ही नहीं, है ना। और इसका दूसरे उससे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है पॉलिटिकल पार्टीज की। विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज फॉलोइंग सिचुएशंस मे अकर। एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शंस विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिसेस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस। कोई भी कैंडिडेट आ रहा है ना, क्योंकि कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो नहीं, तो हज़ारों लाखों कैंडिडेट आई जा रहे हैं, है ना, इलेक्शंस में आ रहे हैं, कोई भी अपने मन से प्रोमिस किए जा रहे हैं, है ना, किसी भी मेजर पॉलिसी चेंज के बारे में। द गवर्नमेंट में बी फॉर्म्ड बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन। जो गवर्नमेंट है वो तो बन जाएगी, पर उसकी जो यूटिलिटी है वो अनसर्टेन रहेगी, मतलब गवर्नमेंट थोड़ी ऐसी ढीली ढाली सी बनेगी, अच्छे अच्छे सिस्टम से वर्क नहीं कर पाएगी। Elected representatives will be accountable to their constituency for what they do in the locality। अब देखो जो कोई भी वो है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब कोई भी जगह, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, उनका जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो हेल्ड होगा अकाउंटेबल, है ना, मतलब उस पर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उस लोकेलिटी में हो क्या रहा है। बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन। अब देखो ये जो पॉइंट है ना, इसको समझने के लिए थोड़ा आपको डीप में थोड़ा समझना पड़ेगा। हर जगह में इंडिविजुअली सारे कैंडिडेट आ रहे हैं, है ना। अब देखो हर कैंडिडेट जो है वो अपनी लोकेलिटी के बारे में सोचेगा कि मैं यहाँ से इलेक्शन जीता हूँ तो मैं इस जगह के बारे में ही सोचूंगा, मैं बाकी जगह के बेनिफिट के बारे में ही सोचूं, है ना। और दूसरा सोचेगा मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं यहाँ से जीता हूँ तो मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का देखूंगा। अगर सारे अपनी अपनी जगह का देखना शुरू कर देंगे तो पूरी कंट्री का कौन देखेगा, ये बहुत बड़ा प्लॉट होल हो गया। अब इसके बाद आता है पार्टी सिस्टम, कि हम कैसे कैसे पार्टी सिस्टम होते हैं हमारे पास। सबसे पहला है वन पार्टी सिस्टम। इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी कंट्रोल्स एंड रन्स द गवर्नमेंट। कुछ कंट्रीज में सिर्फ एक ही पार्टी है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, वही चलाती है गवर्नमेंट, वही हर बार इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट बनाती है। दिस इज कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम। इन चाइना ओनली कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म्स द गवर्नमेंट। एग्जाम्पल दे दी हुई है आपको कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म करती है गवर्नमेंट। दिस सिस्टम इज नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर डेमोक्रेसी। अब ये सिस्टम ना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो लोग लोग वोट कर रहे हैं, है ना। अब मानो कि पार्टी ने एक 5 साल के अपने टेन्योर में, मान लो एग्जाम्पल का 5 साल का टेन्योर है ना, तो उसमें उन्होंने अच्छे काम नहीं किए, अगले साल वो वोट करने जाएंगे तो उनको और ऑप्शंस भी तो चाहिए ना, कि कोई और पार्टी को हम मौका दें, और कोई पार्टी है ही नहीं मौका देने को। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, बिकॉज इट डज नॉट प्रोवाइड अ फेयर चांस फॉर कॉम्पीटिंग पार्टीज टू गेन पावर। अगला है टू पार्टी सिस्टम। इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू मेन पॉलिटिकल पार्टीज। सेवरल अदर पार्टीज मे एग्जिस्ट बट मैनेजेस टू विन अ फ्यू सीट्स इन द नेशनल लेजिस्लेचर। अब टू पार्टी सिस्टम, इसमें सिर्फ मेजर हमारी दो ही पार्टीज होंगी, बाकी कुछ रीजनल पार्टीज होंगी जिनको थोड़ी बहुत ही सीट्स मिल जाएंगी नेशनल असेंबली में, पर मेजोरिटी सीट्स सिर्फ इन दो पार्टीज के पास ही होंगी। ओनली द मेजर टू पार्टीज हैव सीरियस चांसेस ऑफ फॉर्मिंग गवर्नमेंट। अब वही है कि अगर इतनी कम जो सीट्स हैं वो जीतेंगी हमारी रीजनल पार्टीज, तो इन दोनों में से ही होगी कोई पार्टी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। दिस इज कॉल्ड टू पार्टी सिस्टम। इसकी एग्जांपल है यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके बाद आ जाता है मल्टी पार्टी सिस्टम, जो हमारे यहाँ इंडिया में चलता है,
और इसी को ही सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि इसमें लोगों के पास बड़ी सारी ऑप्शंस होती हैं. If several parties compete for power and more than two parties have reasonable chances of forming government either by their own strength or in an alliance with others. मल्टी पार्टी सिस्टम हम किसको कहते हैं? जहां पे दो या दो से ज्यादा पार्टीज के पास चांसेस हो पावर में आने के, है ना. चाहे तो वो अकेले आ जाए या फिर वो अलायंसेस बना के आ जाए. कोएलिशन गवर्नमेंट याद है ना, पहले पिछले चैप्टर से मैं पढ़ रखा है. वी कॉल इट अ मल्टी पार्टी सिस्टम. इसको मल्टी पार्टी सिस्टम बोलते हैं और इसकी एग्जांपल इंडिया. प्रोज क्या है इसके? प्रोज और कॉन्स में हम डील करते हैं. हर किसी चीज़ के प्रोज होते हैं और कॉन्स होते हैं, मतलब उसकी अच्छी बातें और उसकी नेगेटिव बातें. ठीक है. प्रोज में क्या है? फेयर चॉइस. फेयर चॉइस मिलती है कि आपको मल्टीपल चीज़ें मिल रही हैं. डेमोक्रेटिक है. कॉन्स क्या है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है. अब देखो आपके पास इतनी सारी पार्टीज हैं, इतनी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो लोग कंफ्यूज भी होंगे और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आ जाएगी, क्योंकि जो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें अलग अलग पार्टी से अलग अलग सीट्स आएंगी, तो वो मैसअप हो जाता है. ये देखो कोएलिशन ऑफ पार्टीज, यहाँ पे भी ये टॉपिक आ गया. व्हेन सेवरल पार्टीज जॉइन हैंड्स विद द पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शंस एंड विनिंग पावर इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड एन अलायंस और फ्रंट. अब देखो कि जो मल्टी पार्टी सिस्टम है उसमें इलेक्शन जीतना बड़ा औखा है. क्यों औखा है? क्योंकि इतनी सारी पार्टीज हैं, है ना. तो इसमें आपके लिए इलेक्शन में सीट जीतना, मतलब यूनैनिमसली जीतना बहुत ही ज़्यादा औखा है. तो क्या होता है कि एक पार्टी है, दूसरी पार्टी है, इसके पास एक्स नंबर ऑफ सीट्स हैं, इसके पास वाई नंबर ऑफ सीट्स हैं. ये दोनों मिलके कोएलिशन गवर्नमेंट बनाएगी. इनके पास एक्स वाई सीट्स होगी, है ना. तो दूसरी पार्टीज के कंपेरेटिवली ज़्यादा सीट्स होगी, तो ये जीत गई इलेक्शन. अब इसके बाद है टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज की. कितने टाइप्स की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं? ये सिंपल सा टॉपिक है. जैसे नेशनल पार्टीज, जो नेशनल लेवल पे काम करेंगे, ऑब्वियसली नाम में ही है. अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट्स एंड विन्स एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा. हाँ देखो यहाँ पे सबसे पहले दिया है नेशनल पार्टी बनने का क्राइटेरिया क्या है इंडिया में. पार्टी को 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन मिलने चाहिए, या फिर उनको असेंबली इलेक्शन में 4 स्टेट्स में जीतना चाहिए, और उनको उसके साथ साथ एटलीस्ट 4 सीट्स लोकसभा में जीतनी पड़ेंगी. इसी को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज नेशनल पार्टी. वाई नेशनल पार्टीज आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज. अब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि नेशनल पार्टीज को हम रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज क्यों बोलते हैं. आ जाओ देखते हैं क्यों बोलते हैं. द कमीशन ट्रीट्स ऑल पार्टीज इक्वली. अब जो इलेक्शन कमीशन है हमारी, वो सारी पार्टीज को इक्वली डील करती है. बट इट ऑफर सम स्पेशल फैसिलिटीज टू लार्ज एंड एस्टेब्लिश्ड पार्टीज. बट जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं और एस्टेब्लिश्ड पार्टीज हैं, है ना, तो उनको कुछ पर्क्स तो मिलेंगे ना, मतलब उनको कुछ एडवांटेजेस तो होंगी, तो उनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज मिलती हैं. दीज पार्टीज आर गिवन अ यूनिक सिंबल. अब इन पार्टीज को क्या स्पेशल फैसिलिटीज मिलती है? इनको एक यूनिक सिंबल दिया जाता है. ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट्स ऑफ दैट पार्टी कैन यूज दैट इलेक्शन सिंबल. और जो ऑफिशियल मेंबर्स होंगे उसके, ऑफिशियल कैंडिडेट्स होंगे उस पार्टी के, वही उस इलेक्शन सिंबल को यूज कर सकते हैं. Parties that get this privilege and some other special facilities are recognized by the election commission for this purpose. और जिन पार्टीज को ये सिंबल मिल जाता है उनको इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज कंसीडर करती है. समझ आ गया? अब आगे देखते हैं. दैट इज वाई दीज पार्टीज आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज. अब इसके बाद आ जाती है हमारी कुछ नेशनल पार्टीज, है ना. इसमें है सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी. फाउंडेड इन 1980 में फाउंड किया इसको. रिवाइविंग द अर्स्टवाइल भारतीय जना सिंह. और इसको जो फाउंड किया, इससे पहले इस पार्टी का नाम क्या था? भारतीय जना सिंह. इट लीड्स द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस. और ये लीड्स करती है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को, एनडीए को. इट वॉन्ट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया बाय ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशियंट कल्चर एंड वैल्यूज. अब देखो ना, हर पॉलिटिकल पार्टी की एक आइडियोलॉजी होती है, तो वो आपको पता होनी चाहिए. जो भी इसमें पॉलिटिकल पार्टीज बताइए कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है, किस आइडियोलॉजी पे वर्क करती हैं वो. तो इसकी आइडियोलॉजी क्या है कि ये पार्टी बिल्ड करना चाहती है एक स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न इंडिया. कैसे? कि अपने एंशियंट इंडिया से सारी चीज़ें सीख के, उनके जो वैल्यूज था, कल्चर था, उससे सीख के. कल्चर नेशनलिज्म हिंदुत्व इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन इट्स कॉन्सेप्शन ऑफ इंडियन नेशनहुड एंड पॉलिटिक्स. अब जो कल्चर नेशनलिज्म है, जिसको हम हिंदुत्व भी कहते हैं, वो इनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये उसी के कॉन्सेप्ट पे ये चलते हैं. Came in power in 1998 as a leader of NDA, including several regional parties.
अब ये पावर में कब आए? 1998 में। और ये पावर में कैसे आए? ये भी सेवरल रीजनल पार्टीज के साथ कोलिशन गवर्नमेंट बना के पावर में आए हैं। Lost election in 2004 and became principal opposition party. Won election in 2014 and 2019 with clear majority। और 2023 में भी ये जीत गए। 2023 में जीते थे या 2024 में, पता नहीं, गूगल कर लेना। इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC ये वही पार्टी है जिसने हमें आज़ादी दिलाई थी। आप सबको पता होगा, आप 9th में पढ़ के आए हो हिस्ट्री में इसको। पॉपुलरली नोन एज कांग्रेस पार्टी, इसको पॉपुलरली हम कांग्रेस पार्टी भी बोलते हैं। फाउंडेड इन 1885, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड, अ सेंट्रिस्ट पार्टी इन इट्स आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन। पार्टी इस्पाउसेस सेकुलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ वीक सेक्शन एंड माइनॉरिटीज। अब इसकी आइडियोलॉजी सुन लो कि ये एक सेंट्रिस्ट पार्टी है ना। और इसकी आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन क्या है कि ये सेकुलरिज्म में बिलीव करती है। सेकुलरिज्म का मतलब आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था कि सेकुलरिज्म में हर रिलीजन को एक ही माना जाता है, किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल टाइटल नहीं दिया जाता। आप कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो और किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस ना भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। एंड वेलफेयर ऑफ वीक सेक्शन एंड माइनॉरिटीज, और ये माइनॉरिटीज के लिए, मतलब जो वीक सेक्शन ऑफ सोसाइटीज हैं उनके लिए भी ये बहुत काम करती है। इनकी मतलब आइडियोलॉजी में है ये। emerged as as largest party with 145 seats in लोक सभा held in 2004। और ये एज लार्जेस्ट पार्टी वो हुई थी, एमर्ज की थी 2004 के लोकसभा इलेक्शन में, जब इन्होंने 145 सीट जीती थी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये डाटा, पर आपको इनकी बस आइडियोलॉजी पता होनी चाहिए और कब फाउंड की, किसने फाउंड की, ये पता होना चाहिए। लोस्ट इलेक्शन इन 2014 एंड करंटली मेन ओपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा। सम अदर नेशनल पार्टीज आर, अब कुछ और नेशनल पार्टीज में, जैसे बहुजन समाज पार्टी BSP है ना। बहुजन जो हमारी बहुजन समाज पार्टी है उसकी क्या आइडियोलॉजी है? उसकी आइडियोलॉजी है कि जो हमारे समाज के दलित हैं, जो लोअर कास्ट लोग हैं, उनके लिए वो पार्टी है ना। वो पार्टी उन पे ज़्यादा फोकस करती है। इसको फाउंड किया 1984 में। लीडर कौन था? कांचीराम। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है ना, ये मार्क्सिस्ट है ना, CPIM बोलते हैं। मार्क्सिस्ट मतलब कार्ल मार्क्स, आपको तो याद ही होगा, 9th में आपने रशियन रेवोल्यूशन में पढ़ा है, तो उसकी आइडियोलॉजी फॉलो करते थे। फाउंड किया 1964 में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है ना, ये फाउंडेड हुई 1915 में। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP फाउंडेड हुई 1999 में। अब इसके बाद आ जाती है हमारी स्टेट पार्टीज। स्टेट पार्टीज क्या है? अब स्टेट पार्टीज की ना आप सुन लो कि इनके स्टेट पार्टी बनने के लिए आपको कौन कौन से क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ेंगे। अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन ओ टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट। अब देखो 6% जो वोट्स हैं, टोटल वोट्स हैं, वो इलेक्शन में मिलनी चाहिए हमें, किसके? लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में, एक किसी एक स्टेट के। एंड विन्स एटलीस्ट 2 सीट्स, और इनको 2 सीट्स जीतनी पड़ेंगी। इज रिकॉग्नाइज्ड एज स्टेट पार्टी। सम ऑफ द रीजनल पार्टीज लाइक द समाजवादी पार्टी, समता पार्टी एंड राष्ट्रीय जनता दल हैव नेशनल लेवल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन विद यूनिट्स इन सेवरल स्टेट्स। चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज की क्या चैलेंजेस फेस करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज? द फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज। अब जो फर्स्ट चैलेंज है जो पॉलिटिकल पार्टीज फेस करती हैं वो लैक ऑफ डेमोक्रेसी है पार्टी के इंटरनली, मतलब अंदर जो लोग काम करते हैं उनमें। द पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड विद वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप। अब जो मैंने आपको 3 कंपोनेंट बताए थे, लीडर, एक्टिव मेंबर, फॉलोअर्स, तो जो ऊपर टॉप के लीडर्स होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द पावर उनके हाथ में ही है। मतलब जो एक्टिव मेंबर्स है उनका बहुत हद तक से कुछ नहीं होता है डिसीजन मेकिंग में। Parties do not keep membership registers, do not hold organizational meetings and do not conduct internal elections regularly। पार्टीज हैं वो अपनी इंटरनल मीटिंग्स रखती नहीं है मुद्दे डिस्कस करने के लिए, है ना, ज़्यादातर। और ना वो जो हमारे इंटरनल इलेक्शंस होते हैं उनको रेगुलरली कंडक्ट करती हैं। इससे ना डेमोक्रेसी नहीं आती है अभी। मतलब जो भी आपके एक्टिव मेंबर्स हैं, अगर आप उनकी बात नहीं सुन रहे तो आप क्यों नहीं सुन रहे, है ना। ऐसा तो ये हो गया कि जो ऊपर के टॉप के लीडर्स हैं वो तो अपने किंग बन गए, है ना, मतलब ये मोनार्की टाइप हो गया। Ordinary members do not have sufficient information on what happens inside the party and cannot influence its decisions। वही जो ordinary members होते हैं उनको पता ही नहीं चल रहा होता कि पार्टी में क्या हो रहा है और उनका कोई से ही नहीं होता है डिसीजंस में। The second challenge is dynastic succession which is related to first one। अब जो सेकंड चैलेंज है वो डायनेस्टिक सक्सेशन है। जैसे ही हमने मोनार्की में देखा था कि राजा का बेटा राजा बनता है, यहाँ भी ऐसे ही है कि अगर कोई पॉलिटिकल लीडर है तो उसका बेटा जाके पॉलिटिकल लीडर बनता है।
Most of the parties do not practice open and transparent procedures for their functioning. There are very few ways for an ordinary member to rise to the top in the party. बहुत ही कम वेज हैं एक ऑर्डिनरी एक्टिव मेंबर के लिए पार्टी में राइज अप करना, लीडर्स की कैटेगरी में जाना. Those who happen to be a leader are in position of unfair advantage of favoring people close to them or even family members. और जो पहले से ही लीडर्स होती हैं उनके पास एक अनफेयर एडवांटेज होती है कि वो अपने फैमिली मेंबर्स को आगे लीडर बना सके. In many parties, the top position of a party is controlled by members of a family. बहुत सारी पार्टीज में जो टॉप पोजीशन होती है पार्टी में वो मेंबर्स ऑफ जो फैमिली हैं, लीडर्स की जो फैमिली है उनके कंट्रोल में ही होती है. द थर्ड चैलेंज इज ग्रोथ ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज, स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस. Parties tend to nominate candidates who have or can raise a lot of money. पार्टीज क्या है कि पार्टीज के पास ना बड़ा ज़्यादा पैसा है ना, और पावर है, मसल पावर की वो राइट्स वगैरह करा देती हैं, है ना. जो पार्टीज हैं वो नॉमिनेट उन कैंडिडेट्स को करती हैं जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है. रिच पीपल एंड कंपनीज हु गिव फंड्स टू द पार्टी टेंड्स टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसीज एंड डिसीजन ऑफ द पार्टी. और जो कुछ रिच लोग हैं, है ना, वो पार्टी को अगर ज़्यादा पैसे दे दे तो वो इन्फ्लुएंस करने लग पड़ जाते हैं अंदर के पार्टी के डिसीजंस को. तो ये बहुत ही गलत बात है. इन सम केसेस पार्टी सपोर्ट्स क्रिमिनल्स हु कैन विन इलेक्शंस. और बहुत ही ज़्यादा बदतर मतलब डिस्टर्बिंग केसेस आते हैं जहाँ पे पार्टीज एक क्रिमिनल को ही सपोर्ट करने लग पड़ जाती हैं, अपना कैंडिडेट बना लेती हैं क्योंकि उसको सपोर्ट ज़्यादा मिलता है, उसको लोग ज़्यादा मतलब अच्छे से जानते हैं और प्यार करते हैं. The fourth challenge is that parties do not offer meaningful choice to the voters. In order to offer meaningful choices, parties must be significantly different. In the recent years, there is decline in the ideological differences among the parties. अब देखो फोर्थ चैलेंज क्या है. फोर्थ चैलेंज ये है कि जो पार्टीज है वो ना जो वोटर्स हैं उनको डिफरेंट नहीं मिलती. मतलब हर एक पार्टी की आइडियोलॉजी कहीं ना कहीं सेम अटक जाती है क्योंकि कोई भी पार्टी एकदम से अलग से यूनिक निकल के नहीं आती. हर पार्टी की लगभग सेम आइडियोलॉजी है. तो लोग जो वोटर्स है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसको वोट दें क्योंकि आइडियोलॉजी नहीं, हर किसी की आइडियोलॉजी एक जैसी लग रही है आपको. उसके बाद है स्टेप्स टेकन टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज. अब हमने चैलेंजेस देख लिए, अब स्टेप्स क्या लिए गए रिफॉर्म करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को. एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया. एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है? द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट MPs एंड MLAs फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज. अब देखो जो MPs MLAs होते थे ना पुराने टाइम में वो अपनी पार्टीज बहुत ही एकदम एंड में आके चेंज कर लेते थे. तो एंटी डिफेक्टिंग लॉ ने ये चीज़ चेंज कर दी. इन्होंने प्रिवेंट कर दिया MPs और MLAs को एंड टाइम पे आके पार्टीज चेंज करने का. दिस वॉज डन बिकॉज मैनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर इंडल्जिंग इन डायरेक्शंस टू बिकम मिनिस्टर्स और फॉर कैश रिवॉर्ड्स. है ना कि कैश रिवॉर्ड्स या फिर मिनिस्टर बनने की लालच में वो पार्टीज चेंज कर लेते थे. The law says if any MP or MLA changes a party, then he or she will lose its seat in the legislative. और ये लोग स्टेट करता है कि कोई भी MP MLA अगर वो अपनी पार्टी चेंज करेगा तो वो अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट खो देगा. Details of property and criminal cases. The Supreme Court passed an order to reduce the influence of money in criminals. Now, candidates contesting for elections have to file an affidavit giving details of their property and criminal cases pending on them. अब देखो क्रिमिनल्स का पॉलिटिक्स में आने ना आने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया. सुप्रीम कोर्ट ने हर कैंडिडेट को बोला कि आपको हमें एक एफिडेविट देना पड़ेगा जहां पे आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज की बात जानकारी दोगे कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है और आप अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड हमें शो करोगे. द न्यू सिस्टम हैज़ मेड a lot of information available to the public. File an income tax return. The Election Commission has passed an order making it compulsory for parties to hold their organizational elections and file their income tax returns. अब जो इलेक्शन कमीशन है उसने ऑर्डर किया है हर एक पॉलिटिकल पार्टी को कि पहले तो वो अपने इंटरनल जो उनके वो इलेक्शंस होते हैं उनको कंडक्ट करे और साथ ही साथ अपने जो टैक्सेस हैं उनको फाइल करें. The parties have started doing so, but sometimes it is mere formality. देखो पार्टीज ने करना तो शुरू कर दिया है पर ये बहुत कम मतलब कभी कभी की मीर फॉर्मेलिटीज ही होती हैं, है ना, कि वो भी मतलब वो कोई ट्रिक यूज़ करके ऐसे ही छूट जाती हैं पार्टीज. सजेशंस टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज. अब यहाँ पे सजेशंस है, वो तो आपने रिफॉर्म्स देखे कि जो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, अब ये सजेशंस है कि क्या सजेशंस और कर सकते हैं हम.
अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखो एक लॉ बनना चाहिए रेगुलेट करने के लिए, मतलब मॉनिटर करने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टीज के कि अंदर क्या चल रहा है, कि अंदर कैसी पॉलिटिक्स चल रही है। It should be made compulsory for political parties to maintain a register of its members, to follow its own constitution, to have an independent authority which acts as a judge in case of party disputes, and hold open election to the higher posts। इसका सिंपल मतलब है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी को अपने अंदर ना एकदम पूरा, मतलब जैसे हमारी नॉर्मल गवर्नमेंट है उसकी तरह एक सिस्टम बना लेना चाहिए कि पार्टी में हमेशा की डिसीजंस लिए जाएंगे वो वोटिंग के तौर पे लिए जाएंगे, और अगर कोई डिस्प्यूट हो भी गया तो किसी एक इंडिपेंडेंट पर्सन को आप जज बना दोगे और उससे आप सारे डिसीजन जैसे डिस्कस करोगे जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे आपकी पार्टी में। इसके बाद है इट शुड बी मेड कंपल्सरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव अ नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट्स। अब कंपल्सरी बनना चाहिए कि कितनी नंबर ऑफ टिकट्स का मतलब होता है कि आप किसी कोई कैंडिडेट, आप किसी को कैंडिडेट बनाना चाहते हो तो एक पार्टी एक कैंडिडेट को टिकट देती है कि तू कंटेस्ट कर सकता है इलेक्शंस में हमारी पार्टी के थ्रू। तो यहाँ पे लिखा है कि कंपल्सरी कर देना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि वो लिमिटेड नंबर ऑफ टिकट्स दें और 1/3 टिकट्स वो वुमेन कैंडिडेट्स को दें। सिमिलरली अ कोटा फॉर वुमेन शुड बी देयर इन द डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द पार्टी। और सिमिलरली जो डिसीजन मेकिंग मीटिंग्स होंगी पार्टी में उसके लिए कोटा होना चाहिए वुमेन के लिए कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन भी वहाँ पे हो। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। और स्टेट फंडिंग होनी चाहिए इलेक्शंस की। द गवर्नमेंट शुड गिव मनी टू पॉलिटिकल पार्टीज टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ वोट सिक्योर्ड इन द लास्ट इलेक्शंस। अब देखो क्या है, जो हमारा स्टेट है मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है उसको पॉलिटिकल पार्टीज को पैसे देने चाहिए। अब किस बेसिस पे पैसे देने चाहिए कि कितनी नंबर ऑफ वोट्स उनको पिछले इलेक्शंस में मिली थी, है ना, कि उस हिसाब से उनको पैसे देने चाहिए कि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन्स को रन कर सकें। अब इसके साथ ही आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं, ये इसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ लेना और इसके बाद अब अगले चैप्टर में मिलते हैं। अब आपकी सिविक्स का बस एक ही चैप्टर पढ़ा है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। वो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है क्योंकि उसमें ऐसी है अगर आप खुद भी मतलब जनरल नॉलेज से भी उसके आप क्वेश्चंस लिख सकते हो, पर तब भी आप देख लेना एक बार। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो चैनल को।